तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से कितने डिग्री झुका हुआ है, बताइए। कितने डिग्री झुकी है पृथ्वी अपने टिल्ड एक्स पर? ये झुकी है 23.5 डिग्री। कितने झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी है। और फिर अपने नत अक्ष पर भी घूम रही है और सूर्य के चारों ओर भी घूमते घूमते ही इस तरह से चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है और पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है, अर्थात इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है ये। और वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तरी अयनात के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा सही होगा। उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुक जाता है उत्तरी अयनात में, और उस समय उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं उत्तरी अयनात में। करेक्ट है यहाँ पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट। जैसे कि बताया था कि उत्तरी अयनात में सूर्य जो है सूर्य की तरफ पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव झुक जाता है, दक्षिण अयनात में दक्षिण की ओर झुकेगा। और उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होगी, दक्षिणी अयनात में दक्षिणी ध्रुव में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होगी। सूर्य की किरणें उत्तरी अयनात में कर्क रेखा पर पड़ेंगी, करेक्ट है। यहीं अगर मकर रेखा होता तो गलत हो जाता है ये वाला स्टेटमेंट। और दक्षिणी अयनात में दक्षिणी मकर रेखा पर पड़ेंगी, दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी अयनात में, दक्षिणी गोलार्ध में। तो देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है और जिससे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीनों तक लगातार दिन वहाँ पर रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है तथा दक्षिणी भाग में सर्दी का मौसम होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनात कहा जाता है। लीप ईयर अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं, बताइए। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? ये होते हैं 366। कितने होते हैं? 366। तो देखिए पृथ्वी को सूर्य का एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन और 66 घंटे लगते हैं। सुविधा के लिए हम वर्ष में इसे 365 गिनते हैं और 6 घंटे का समय छोड़ देते हैं। इस प्रकार 4 वर्षों में 24 घंटे हो गए अथवा एक दिन का अंतर हो जाता है। इस प्रकार हर चौथा वर्ष मतलब 366 दिन का होता है और इसे लीप वर्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भौतिक मानचित्र में किसे शामिल किया जाएगा, बताइए। इनमें से भौतिक मानचित्र में किसे शामिल किया जाएगा? मैदान को भौतिक मानचित्र में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा पर्वत हो गए, पठार हो गए, महासागर हो गए, नदियाँ हो गई, ये सब भौतिक मानचित्र में मतलब फिजिकल के अंतर्गत आते हैं। बाकी राज्य हो गया, नगर हो गया, ये किस में आते हैं? ये आते हैं पॉलिटिकल। तो देखिए पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति हो गई जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चवाच मानचित्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यह है अपनी पृथ्वी, बीच से एक रेखा खींच दी जाती है 0 डिग्री। क्या बोलते हैं इसको? इसको आप चाहे विषुवत वृत्त बोल लो या है आप चाहे आप इसको इक्वेटर बोल लो या फिर इसको भूमध्य रेखा बोल लो। ये ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो ये उत्तरी गोलार्ध का उत्तरी ध्रुव हो गया, नीचे का ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। अब इसके मैं समानांतर रेखा खींच रहा हूँ, यहाँ से समानांतर रेखा खींच रहा हूँ। ये कौन सी रेखा कहलाती है? ये अक्षांश रेखा कहलाती है। अब इन्हीं अक्षांश रेखाओं में एक ये बीच में एक यहाँ पर रेखा है, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या इसको कर्क रेखा ही बोलते हैं। इसी तरह नीचे है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको मकर रेखा बोलते हैं। अब मकर कहाँ कहाँ से निकलती है और ऊपर कर्क कहाँ कहाँ से निकलती है, इस पर भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, 50 बार कराए होंगे हमने। चलिए अब देखते हैं ये कह क्या रहा है। पहला स्टेटमेंट है, विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवती वृत्त का प्रत्येक बिंदु दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर होता है। इससे इसकी दूरी मापेंगे तो समान हो जाएगी, करेक्ट है सेकंड वाला भी। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। देखिए विषुवत वृत्त से उत्तर तथा दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर थोड़ी बोलते हैं, तो अक्षांश हो गई ना। ऐसे ऐसे जो समानांतर रेखाएं हैं ये 0 डिग्री के, ये सब अक्षांश हैं, देशांतर नहीं है। देशांतर तो ये होगी ना, ये इस तरह से, देखिए ये इस तरह से, ये है ना देशांतर जो लंब डालती है। तो ये वाला गलत है, केवल 1 और 2 हो जाएगा इसका ए। तो देखिए केवल कथन 1 और 2 सही है। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं, देशांतर नहीं। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। और विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा है, ध्यान दीजिएगा, जो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इंग्लिश में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस या किन बिंदु को आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं?
उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों, इनमें से कोई नहीं। किन बिंदुओं को आधारभूत संदर्भ बिंदु कहा जाता है? यह है 0 डिग्री, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों बिंदुओं को आधारभूत संदर्भ बिंदु कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो देखिए पृथ्वी की आकृति गोल है, इसलिए कोई किनारा नहीं है इसमें जहाँ से कोई दूरी नापी जा सके, किंतु फिर भी पृथ्वी पर दो बिंदु उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव निश्चित हैं और इसलिए इन्हें आधारभूत संदर्भ बिंदु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 यहाँ पे, सूची 2 यहाँ पे। सूची 1 में लिखा है कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव व्रत और दक्षिणी ध्रुव व्रत। कर्क रेखा के सामने लिखा है 66.5 डिग्री दक्षिण और मकर के सामने 23.5 डिग्री उत्तर और उत्तर ध्रुव के सामने 23.5 डिग्री दक्षिण और दक्षिणी ध्रुव व्रत के सामने 66.5 उत्तर। अब बताइए किस किस को मिलान करें, ये तो पता ही होगा ना आपको। देखिए कर्क रेखा को बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो एक अभी हो जाएगा। मकर रेखा को बोलते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। उत्तर ध्रुव व्रत को बोलते हैं 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण ध्रुव व्रत को बोलते हैं 66.5 डिग्री दक्षिण। तो ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये है हमारी पृथ्वी, बीच से एक रेखा खींच दी जाती है 0 डिग्री, ये हो गई इक्वेटर लाइन। यहाँ पर है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी मकर रेखा, कर्क रेखा, और नीचे है दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा। अब यहाँ थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर है 66.5 डिग्री उत्तर और नीचे है 66.5 डिग्री दक्षिण। इसी की बात हो रही है भाई। तो जो ऊपर वाला 66.5 डिग्री उत्तर था तो उसको बोलते हैं उत्तर ध्रुव व्रत और जो नीचे वाला था उसको बोलते हैं दक्षिण ध्रुव व्रत। तो देखिए विषुवत व्रत 0 डिग्री मतलब इक्वेटर लाइन हो गई और उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं भी हैं। एक तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और विषुवत व्रत के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव व्रत मतलब जिसको बोलते हैं आर्कटिक व्रत और नीचे है दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत व्रत के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव व्रत जिसको बोलते हैं अंटार्कटिक व्रत। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, गलत की पहचान करनी है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव व्रत के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध होता है और दक्षिणी ध्रुव व्रत और दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र जो है शीतोष्ण कटिबंध होता है। अब बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें। फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा लगता है। बीच से एक रेखा खींची 0 डिग्री, ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ये हो गई 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब कर्क रेखा और ये हो गई 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मतलब मकर रेखा। यहाँ हमको आर्कटिक व्रत भी तो बनाना है 66.5 डिग्री पे, नीचे बनाना है हमको अंटार्कटिक व्रत 66.5 डिग्री दक्षिण। अब चलिए इसको खोजते सोचते हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उसके सामने लिखा है इन्होंने उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, मतलब ये तो हो गई कर्क रेखा और ये हो गई मकर रेखा। अब इसके ये जो बीच का क्षेत्र है इसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोला है। इंडिया भी यहाँ पर स्थित है ऊपर में, तो बिल्कुल करेक्ट है पहला। दूसरा स्टेटमेंट है कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव व्रत के बीच का क्षेत्र, मतलब ये जो कर्क रेखा है और उत्तर ध्रुव व्रत का इसका मतलब क्या हो गया आर्कटिक क्षेत्र। तो इस क्षेत्र की बात हो रही है। अब इस क्षेत्र के इसने सामने लिखा है शीत कटिबंध, इस क्षेत्र के सामने इसने लिख दिया शीत कटिबंध, जबकि यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध होता है। शीत कटिबंध नहीं है, यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा वाला गलत हो जाएगा। दक्षिण ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र, अब दक्षिणी ध्रुव व्रत कौन सा है जिसको आर्कटिक व्रत बोलते हैं, ये है 66.5 डिग्री, ये वाला है ना, ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ की दूरी पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ का क्षेत्र पूछ रहा है। तो ये क्या है, अगर ये यहाँ से मकर रेखा से यहाँ पूछ लेता तो ये तो हो जाता, क्या हो जाता, शीतोष्ण कटिबंध हो जाता। लेकिन यहाँ से यहाँ का जो है वो शीत कटिबंध है। इसी तरह से ये जो क्षेत्र है ना ये शीत कटिबंध है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ का देखें तो ये शीतोष्ण कटिबंध है और ये ऊपर वाला इससे ऊपर का शीत कटिबंध है। समझ में आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये पहला तो करेक्ट हो गया, अगर इसको इंटरचेंज कर दोगे तो ये भी सही हो जाएंगे। फिलहाल ये दोनों के दोनों गलत हैं। क्यों गलत हैं दोनों के दोनों, क्योंकि कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव बीच के बीच का क्षेत्र जो है, उत्तर ध्रुव व्रत के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध है और दक्षिण ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध है। अगर यहाँ पर भी कर्क रेखा की जगह करते हैं हम उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्र, तो शीत कटिबंध यहाँ पर सही हो जाता। अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा तो हमको गलती बताना, तो 2 और 3 गलत है यहाँ पर। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर ठीक होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक गर्मी या ऊष्मा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय इसको बोला जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब बात करते हैं ध्रुव।
ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच आने वाले तापमान जो है वो मध्यम रहते हैं। तो शीत और उष्ण दोनों रहेगा, तो इसको बोलते हैं, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। अब बात आती है सबसे ऊपर की। सबसे ऊपर मतलब ये 66 डिग्री दक्षिण हो गया और ये पोल्स हो गया, तो इस क्षेत्र को जो है ये शीत है। शीत यहाँ पर भी है तो शीत ऊपर भी तो होगा, 66.5 डिग्री उत्तर में, पोल्स यहाँ पर, पोल्स यहाँ पर। तो इसलिए देखिए उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र बहुत ठंडे होते हैं, क्योंकि ऊपर आर्कटिक व्रत है, नीचे अंटार्कटिक व्रत है। क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सत्य है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है। चलिए बनाते हैं डायग्राम। यह है अपनी पृथ्वी, यह है मेन लाइन, मतलब 0 डिग्री विषुवत वृत्त बोल दो इसको, इक्वेटर लाइन या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कुछ भी बोल सकते हैं। अब पहला स्टेटमेंट करा, इसके समानांतर जो रेखाएं हैं ऊपर तक जा रही हैं और दक्षिण गोलार्ध में नीचे तक आ रही हैं, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। तो बिल्कुल इनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, करेक्ट है। सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है। देखिए सबसे लंबी है 0 डिग्री। अब चूंकि पृथ्वी कैसी है, इस तरह से है ना, कुछ चपटी सी, तो जो इसके निकटतम है, जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ अक्षांश रेखाएं जाती है तो इनका आकार जो है वो कम होता जाता है, मतलब आकार में कमी आती जाती है। यहाँ पर नीचे की तरफ ज़्यादा लंबी रहती है, कम लंबी, फिर यहाँ सबसे कम लंबी। तो समान कहाँ हुआ, गलत हो गया दूसरा स्टेटमेंट, असमान है ये। तो पहला करेक्ट है और दूसरा है इनकरेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। तो देखिए केवल एक कथन सत्य है, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है, तो एक समान कहाँ हुआ। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। मतलब यहाँ से ये 0 डिग्री हो गई, अब ऊपर की जितनी है वो उत्तरी अक्षांश, नीचे की जितनी है वो दक्षिणी अक्षांश। उल्लेखनीय है कि अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है तथा दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। मतलब मान लीजिए ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के ऊपर जो अक्षांश आएगा तो इसकी और दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, फिर इन दोनों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, यहाँ 111 किलोमीटर, यहाँ 111 किलोमीटर, एक से दूसरे के बीच की दूरी। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली इस संदर्भ रेखा को क्या कहते हैं। नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जो रेखा जोड़ेगी, ये तो नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। अब यहाँ से एक रेखा कौन सी जोड़ेगी, ये तो जोड़ नहीं पाएगी क्योंकि ये तो अक्षांश रेखाएं समानांतर है। यहाँ से डालना पड़ेगा लंब, इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। तो कौन सी रेखाएं हो गई, विषुवत वृत्त तो हुआ नहीं, अक्षांश रेखाओं को ही विषुवत बोलते हैं, तो ये हो जाएगा देशांतरीय यामोत्तर रेखाएं, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखाएं, संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर रेखाएं, देशांतरीय यामोत्तर या रेखाएं कहते हैं। किसी भी स्थान का सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अलावा यह जानना आवश्यक होगा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतरीय यामोत्तर से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। देशांतरों को अंशों में मापा जाता है तथा विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.321 किलोमीटर होती है। यह ध्रुवों की तरफ क्रमशः घटती जाती है, ध्रुवों की तरफ घटती जाती है, इस तरह से होती है ना, पोल्स की तरफ घटती जाती है। यहाँ बीच में बड़ी हो गई, देखिए मोटा पेट हो गया, यहाँ ऊपर जाकर पतला पेट हो गया, तो ध्रुव कहाँ ऊपर की तरफ है ना, तो ऊपर भी घटेगी नीचे भी घटेगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, देशांतरी यामोत्तर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा सत्य है। देशांतरी यामोत्तर अर्धवृत्त होते हैं और इनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती जाती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई एक समान होती है। देखिए इस तरह से ये देशांतर इस तरह से जाएगा ना, तो देखिए ऊपर क्या हो रही है, दूरी आपस में एक दूसरे की घट रही है ना, नीचे मोटा पेट ऊपर पतला पेट, और यहाँ देखिए शून्य पे जाकर रुकेगी तो बीच में ऊपर जाके तो खत्म हो जाएगी ना पूरी। तो इसलिए पहला भी करेक्ट है अर्धवृत्त, दूसरा भी सही है, और देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई जो है वो एक समान होती है। देखिए अक्षांशों के विपरीत अक्षांशों का आकार समान नहीं होता, लेकिन देशांतरों की जो लंबाई है वो एक समान होती है। कैसे हो जाती है एक समान, क्योंकि इस तरह से चपटी सी पृथ्वी है, यहाँ से करेंगे और इसको करेंगे तो ये दोनों समान है। फिर थोड़ा और लेके जाएंगे तो थोड़ा और पीछे को खिंचाना तो इसकी दूरी समान होगी, थोड़ा और पीछे को खिंचा तो इसकी दूरी समान, मतलब ये मोटा पेट करने के चक्कर में इसकी पूरी दूरी है समान हो जाती है। इसलिए करेक्ट है तीनों के तीनों स्टेटमेंट, यहाँ पर डी हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए देशांतर यामोत्तर अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतर यामोत्तर आपस में मिलती हैं। अक्षांश रेखाओं से अलग देशांतर रेखाओं या यामोत्तरों की लंबाई जो है वो समान होती है, अक्षांशों की समान नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या है। क्या आधार है, अक्षांश रेखाएं, प्रमुख यामोत्तर, या फिर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या विषुवत रेखा। देखिए किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है प्रमुख यामोत्तर। क्या होता है, प्रमुख यामोत्तर।
तो देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई एक समान होने के कारण इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं तथा इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, अर्थात यह स्थान मानक समय निर्धारित करने का आधार बना। यहाँ से हम 180 डिग्री पूरब या पश्चिम तरफ तक गणना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को विभक्त करता है 0 डिग्री अक्षांश। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखाएं हैं, बिल्कुल लंदन के ग्रीनविच से जो गुजरती है उस एक ही रेखा से 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम का निर्धारण होता है। दोनों के दोनों सही हैं, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं। किसी स्थान के देशांतर, ध्यान से सुनिएगा, किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए पश्चिम का उपयोग करते हैं। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए और बताइए कि इसके आधार पर वही है कि एक सही है व्याख्या करता है, एक सही है दो सही है व्याख्या नहीं करता है। चलिए, कथन है और नीचे कारण। कथन क्या कहता है? ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। तो बिल्कुल ये तो करेक्ट है। देखिए, पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। पृथ्वी ये है, खुद की भी गति है ना इसकी, अपनी काल्पनिक टिल्ड एक्स पर झुकी है 23.5 डिग्री। तो देखिए, ये मतलब पूरब तो ये हो गया और पश्चिम ये हो गया, तो इधर से थोड़ी घूमती है, तो ऐसे घूमती है ना पश्चिम से पूरब की ओर। तो पहला करेक्ट हो गया, दूसरा इनकरेक्ट हो गया। अब ये दोनों तो हो नहीं सकते, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, एक सही है और कारण गलत है। तो देखिए, पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी को अपने अक्ष में 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी अपने अक्ष में 1 डिग्री में घूमने में पता है कितना समय लेगी? 4 मिनट का समय लेती है। कितना समय लेती है? 4 मिनट का समय लेती है। निकालना चाहो तो निकाल लो, वरना ऐसी चीज़ों को याद कर लेना चाहिए। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। मान लीजिए 24 घंटे में वो घूमी 360 डिग्री, तो 24 घंटे में जब वो 360 डिग्री घूमी तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 15 डिग्री। जब 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी तो 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में मतलब वो 15 डिग्री घूम रही है। 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है, इसका मतलब क्या हो गया? 60 मिनट में 15 डिग्री घूम रही है। तो 60 मिनट में 15 डिग्री घूम रही है, तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगा? 4 मिनट ही तो लेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? तो 1 मिनट बराबर 4 डिग्री था ना, तो 20 चौक 80 हो गया। कितना हो गया? 20 चौक 80 हो गया। 80 मतलब देखा जाए तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 20 मिनट फालतू है, तो 1 घंटा 20 मिनट हो गया। बी हो गया इसका आंसर। तो देखिए, 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर है, तो 20 डिग्री देशांतर कितना हो गया? 20 चौक 80 मिनट, तो यानी 1 घंटा 20 मिनट हो गया। अर्थात अगर ग्रीनविच में 12 बजे होंगे तब उस समय पर 1:20 हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के किस यामोत्तर या देशांतर रेखा को भारत का स्थानीय मानक समय कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, इतना तो पता होना चाहिए ना। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतराल है। इसलिए यह आवश्यक था कि देश के मध्य भाग से गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। तो भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक यामोत्तर माना गया है, जो इलाहाबाद के नैनी के पास से होकर गुजरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए, बहुत पूछते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के मानक समय एवं ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? बेसिक प्रश्न है गया, और बहुत सारे इसमें बेसिक ही हैं जो पता होने चाहिए आपको, जो कभी नहीं भूलने हैं आपको। तो कितना है? 5.5 घंटे का अंतर है। पीछे है या आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है, आगे, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, भारत का मानक समय यामोत्तर ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। अतः यहाँ का जो मानक समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे हो गया।
इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। क्वेश्चन नंबर 18, ये वन हमारे देश के बहुत बड़े भाग में पाए जाते हैं और इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। देखिए तो लॉलीपॉप सा प्रश्न है ना, पहली लाइन में इसका आंसर हो जाएगा बहुत बड़े भाग में इंडिया के कौन? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या पर्णपाती वन इनको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमारे देश के बहुत बड़े भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं। ये कम घने हो गए तो अधिक घने कौन होंगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जहाँ पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक है। तो देखिए वर्ष में एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 19 है, देवदार है कैसी वनस्पति है? देवदार टुंड्रा वनस्पति है क्या? उष्णकटिबंधीय सदाहरित है, पर्णपाती है या पर्वतीय वनस्पति है? देखिए महोगनी रोजवुड होती हैं सदाबहार वनस्पति, तो सागौन साल शीशम पर्णपाती है। ये पर्वतीय वनस्पति है देवदार। तो देखिए पाइन देवदार जो है वो पर्वतीय वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। बबूल हो गया, खैर हो गया और कैक्टस हो गया, ये कंटीली झाड़ियाँ या वन के अंतर्गत आते हैं। नीम हो गया, पीपल हो गया, साल हो गया, ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के अंतर्गत आते हैं। और रोजवुड हो गया, सॉरी फॉर दिस, ये महोगनी है, महोगनी हो गया, महोगनी, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत आते हैं। अच्छा एक सवाल पूछा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में कहाँ पर है? एक तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर है। चलिए मैप बना देते हैं जल्दी से। कहाँ पर पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट के पश्चिमी ढालों पर मिलेंगे आपको। और ये यहाँ पर अंडमान निकोबार है ना, यहाँ पर मिलेंगे। और यहाँ नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट की जो पहाड़ियाँ हैं ना यहाँ पर मिलेंगे। अगर कहा जाए क्वेश्चन में ऑप्शन आए कि हिमालय की पहाड़ियों में मिलेंगे क्या, तो नहीं, वहाँ पर जो है पर्वतीय वन मिलते हैं, तो उसको हटा देना। अंतिम प्रश्न है, किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? स्थान की दूरी, ऊंचाई, उच्चवाच, समुद्र तल से दूरी। तो ये तो 50 बार रिपीट हुआ होगा ना इस तरह का, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। तो ऊंचाई किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण का कारक है। स्थान की स्थिति भी है, समुद्र तल से दूरी भी है, उच्चवाच भी है, सभी हैं, तो डी हो गया इसका आंसर। तो देखिए किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र तल से उसकी दूरी, उच्चवाच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। तो 20 प्रश्न थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से इनका रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।